हेलो एवरीवन। इंग्लिश स्कूल यूट्यूब चैनल एज वेल एज इंग्लिश स्कूल ऐप पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एज यू नो कि वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट एंड दिस इज थर्ड मॉक टेस्ट ऑन टीजीटी पीजीटी यूपी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हमारी थर्ड वीडियो है जो मॉक टेस्ट को डील कर रही है, बेस्ट या सुपर 30 क्वेश्चंस को डील करती है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। वीडियो के जो क्वेश्चंस होंगे उस सिलेबस को ध्यान में रखकर सभी ऑथर्स, लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी टर्म्स, ग्रामर, वोकेबलरी सभी को कवर करते हैं एज वेल एज हिस्ट्री को। तो लेट्स चेक आवर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड एंजॉय दीज क्वेश्चंस। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ देते हैं एज यूजुअल। There are 30 questions in each set. एग्जाम में आपके पास 125 क्वेश्चंस होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टीजीटी की अगर बात करें, ठीक है, 125 इक्वल टू 500 मार्क्स होंगे। देयर इज नो इंटरव्यू इन पीजीटी और उम्मीद है पीजीटी में भी इंटरव्यू एलिमिनेट हो जाएगा इस बार जो वैकेंसी बढ़कर आने वाली है। ऑल क्वेश्चंस आर इन एमसीक्यूज फॉर्मेट। आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। चार में से जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा आपको वही चुनना होगा। हो सकता है एक से ज्यादा आंसर आपके सही हो, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चुनना होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस ऑफ द आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल पे होंगे। आपको 5 सेकंड्स मिलेगी टू आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो मिसप्लेस है, मॉडिफायर जो है वो मिसप्लेस्ड है। आप देखिए ऑप्शंस देखिए, रनिंग डाउन द स्ट्रीट कोमा द डॉग चेस्ड आफ्टर द बॉल। ठीक है, द बुक वाज लेफ्ट ऑन द शेल्फ बाय द लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के द्वारा बुक को शेल्फ पर छोड़ दिया गया। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट दे नीडेड टू स्टडी हार्डर। तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, ये टीचर ने उनको बताया। आफ्टर ईटिंग लंच द नेटवर्क वाज कंप्लीटेड। व्हाट इज द क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मिसप्लेस मॉडिफायर का कौन सा सेंटेंस ऑप्शन सही होगा। तो मॉडिफायर मिसप्लेस्ड है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो डी इसका सही आंसर होगा। आफ्टर ईटिंग द लंच, यहाँ पर जो मॉडिफायर है सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है, मिसमैच लगता है। द होमवर्क वाज कंप्लीटेड, होमवर्क पूरा कर दिया गया, किसके द्वारा ये भी मेंशन नहीं है, तो मॉडिफायर इज मिसमैच्ड। तो डी इसका सही आंसर है। आई होप यू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेंटेंस द कैट सेट ऑन द मैट। बिल्कुल सुपर इजी क्वेश्चन है। द पार्ट ऑफ स्पीच इज ओन को पूछा गया है। ये जो वर्ड है ओन, ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछी गई है। ऑप्शंस आर नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव। ठीक है, तो कहाँ बैठी है वो? मैट पर बैठी है, ये उसकी पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। बिल्कुल इजी है, समय नहीं लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, सॉरी। तो आपको बताने से कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। द डॉग बार्क एंड द कैट रन अवे। दो कंपाउंड, दो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस को जोड़ रहा है एंड के माध्यम से, कंपाउंड सेंटेंस होगा तो ये नहीं होगा। आई स्टडी हार्डर फॉर द एग्जाम बट आई स्टिल फेल्ड, ये हो सकता है। बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। He loves to read books and watch the movies. पैरेलल सेंटेंस को, फ्रेज को, क्लोज को जोड़ रहा है। He went to the store and bought the some bread. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फीचर क्या होगी? उसमें जो एक पार्ट सबऑर्डिनेट पार्ट होता है वो कोऑर्डिनेट पार्ट पर डिपेंड करता है, मेन क्लोज पर डिपेंड करता है। इसमें देखेंगे बट ही स्टिल फेल्ड, यही हमारा आंसर होगा। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम बट आई स्टिल फेल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वर्ब टेंस इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें टेंस पूछा गया है, वर्ब की क्या टेंस है। तो सी विल बी गोइंग टू कंसर्ट टुनाइट, आज रात वो कंसर्ट में जा रही होगी या जाएगी। तो विल बी गोइंग कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, विल का यूज हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, विल का यूज है। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये हो सकता है, विल और प्रोग्रेसिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैव बीन होना चाहिए था। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में जो टाइम ड्यूरेशन मिलती है वो सफिशियंट होती है अगर हम नर्वस नहीं हो, हमारा फोकस बना रहे, कंसंट्रेटेड वे में हम क्वेश्चंस को पढ़े, उसके ऑप्शंस को पढ़े और फिर हम आंसर आंसर गैस करें, तो हमारे लिए सफिशियंट टाइम होता है। बट अगर घबरा जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, तो फिर इजी क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए ये टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, मॉक टेस्ट सुपर 30 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट।
लगभग 70 क्वेश्चंस वहां पर बिल्कुल इजी आते हैं और वो इजी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, मेक इट श्योर। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर? क्या पूछा गया है? किस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पर एरर होगी, देखना है। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप तो एक ही है, सही है। द कंपनीज प्रॉफिट हैव, कंपनी का प्रॉफिट हैव, प्रॉफिट सिंगुलर होगा, प्लूरल देखिए आप। द चिल्ड्रन राइट्स देयर वर्स, चिल्ड्रन प्लूरल है, यहाँ पर इसका यूज किया गया है प्राइम फेसी, ये सही हो सकता है। द कोयर सिंग्स, एक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट किया गया है, कंपनी भी ग्रुप का प्रॉफिट्स, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चिल्ड्रन तो प्राइमरी बेसिक प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी। तो यहाँ पर चिल्ड्रन राइड देयर बाइक्स टू स्कूल, सब्जेक्ट और वर्ब के हिसाब से यहीं पर आ रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद आपका बिल्कुल सही है। What is the subject verb agreement error in the following sentence? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है, क्या है। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड फॉर द फील्ड ट्रिप, इस सेंटेंस में एरर ढूंढनी है, क्या एरर है। द वर्ब आर शुड बी चेंज्ड विद इज, आर को इज के साथ चेंज किया जाना चाहिए। द सब्जेक्ट ग्रुप शुड बी चेंज विद ग्रुप्स हो जाना चाहिए, ग्रुप्स कर देंगे, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। दस देयर इज नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर नहीं है। द वर्ब एक्साइटेड शुड बी चेंज विद एक्साइटिंग, एक्साइटेड की जगह एक्साइटिंग होना चाहिए। तो आप देखिए, तो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप तो एक ही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज की जगह, आर की जगह इज होना चाहिए, इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही बैठता है, ये इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप क्या मानते हैं, क्या आप ग्रुप्स कर देंगे या एक्साइटेड की जगह एक्साइटिंग कर देंगे? ये तो कंडीशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक एडजेक्टिव होगा, पार्टिसिपल से यूज होने वाला एडजेक्टिव है, आर एक्साइटेड, उनकी कंडीशन को कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, ऐसा भी नहीं है एरर तो है। तो आप क्या देखेंगे, इसको इज करना सही रहेगा या ग्रुप्स करना सही रहेगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गुड? गुड की कंपैरेटिव फॉर्म पूछी है, तीन फॉर्म होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो गुड की हम देख लेंगे पहले से ही, गुड, बेटर, बेस्ट, तीन फॉर्म होती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, मोर गुड, बेटर, गुडर, गुडेस्ट। गुडेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मोर गुड, जो टू सिलेबल्स वाले जो वर्ड्स होते हैं उनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए ई आर और ई एस टी यूज करते हैं। तो गुड उसी कैटेगरी में आता है, इसमें ई आर लगाकर हम इसकी कंपैरेटिव बना लेंगे, तो क्या बन जाएगी, बी, बेटर। व्हाट इज अ हाई, फॉर्म ऑफ लिटरेचर पर क्वेश्चन है ये। हाईक्यू क्या होता है, ठीक है। अ टाइप ऑफ पोयम विथ 14 लाइन्स एंड स्पेसिफिक राइम स्कीम, ये तो सोनेट में पढ़ा था पिछली क्लास में ही, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अ टाइप ऑफ प्ले विथ 5 एक्ट्स, एलिजाबेथन प्लेस की बात कर रहे हैं। अ टाइप ऑफ नोवेल विथ सस्पेंसिबल प्लॉट, नो। अ टाइप ऑफ पोएम विथ 3 लाइन्स एंड स्पेसिफिक syllable काउंट, ठीक है। 17 syllable की एक पोएम होती है जिसमें 3 लाइन्स होती है, ठीक है। क्या लाइन सीक्वेंस होती है, 5 7 5, 7 5 5 7 5, 17 syllable की पोएम होती है, शायद यही सीक्वेंस होती है। बट अल्टीमेटली ऑप्शंस के हिसाब से 3 लाइन्स की एक पोएम होती है जिसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ syllable होते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज एन एपिक पोएम, एक एपिक पोएम क्या होती है, पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। एपिक पोएम क्या होती है? अ टाइप ऑफ प्ले विद 5 एक्ट, प्ले तो होता नहीं जिसमें पोएम लिखा हुआ है। अ टाइप ऑफ पोएम विद 14 लाइन, सोनेट्स को रिपीट किया जाएगा, ये भी नहीं होगा। अ लॉन्ग नरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ हीरो। अ टाइप ऑफ नोवेल विद सस्पेंसिबल प्लॉट, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन द हीरोइक बेस, हीरोइक पर होती है, जो एलोबोरेट स्ट्रेंजर स्ट्रक्चर में लिखी जाती है, जैसे पैराडाइज लोस्ट है जॉन मिल्टन की, और वो क्राइटेरिया पूरा करता है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। व्हाट इज एन एलिगरी, फॉर्म ऑफ लिटरेचर से काफी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इनका सही होना जरूरी है, हमारी बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। तो एग्जाम हॉल में कैसे हम इनको कर पाएंगे, उसी का रिहर्सल यहाँ पर हो रहा है। एलिगरी क्या होती है, एलिगरी एक टेक्निक होती है जो पोएट या ऑथर अपने उसमें यूज करता है। अ टाइप ऑफ नोवेल विद सस्पेंसेबल प्लॉट, अ टाइप ऑफ पोएम, बार बार आ रही है लाइन, अ स्टोरी ऑफ पोएम कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है, ये हो सकता है। टाइप ऑफ प्ले दैट इज मेंट टू बी परफॉर्म ऑन स्टेज, क्लोजर ड्रामा की बात कर रहे हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में
एलिगोरी वो टेक्निक होती है जो किसी प्रोज या पोएट्री में कहीं पे भी यूज कर सकती है, जो पैरेलल वे में एक सेकंड मीनिंग प्रेजेंट कर रही होती है, एलिगोरिकल मीनिंग प्रेजेंट कर रही होती है, उसी को एलिगोरी बोला जाता है। जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, एनिमल फार्म है, ठीक है, कैंटरबरी टेल है, तो ये सभी एलिगोरिकल वर्क्स है। तो एक हिडन मीनिंग उसमें प्रेजेंट कर रहा होता है, तो यही होगा सी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या आपका भी यही आंसर है? क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, व्हाट इज अ बैलेट? लिटरेरी फॉर्म पर एक और क्वेश्चन है, बैलेट क्या होता है? अ टाइप ऑफ नोवेल। बैलेट तो एक पोएम की फॉर्म है जो सब्जेक्टिव पोएम होती है, इसमें भी नरेशन चलता है। अ टाइप ऑफ पोएम बिल्कुल भी नहीं होगा, टाइप ऑफ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। अ टाइप ऑफ प्ले, प्ले तो नहीं होगा। तो एक ऐसी शॉर्ट नरेटिव पोएम इसको कह सकते हैं, शॉर्ट। एपिक के कंपैरिजन शॉर्ट होती है, लेकिन इसमें भी नरेशन चलती है, नरेटिव पोएम। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज अ सटायर? ये भी एक टेक्निक होती है जो ऑथर यूज करता है। टाइप ऑफ नॉवल विद अ सस्पेंसिबल प्लॉट, केवल नॉवल में यूज नहीं होता, कहीं भी यूज हो सकता है। 14 लाइन पोएम, अ प्ले दैट इज मेंट टू बी परफॉर्म ऑन स्टेज, क्लोजर ड्रामा हुआ। अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट यूजेस ह्यूमर एंड आयरनी टू क्रिटिसाइज सोसाइटी और इंडिविजुअल। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने के लिए आयरनी और ह्यूमर का यूज करता है टेक्निक के रूप में, ताकि उसकी गलतियों को सुधारा जा सके। और इस तरह की टेक्निक को यूज करने की क्या बोलते हैं? सटायर बोलते हैं। जैसे 12th नाइट में उन्होंने मालवोलियो के माध्यम से सटायर किया है, प्यूरिटनिज्म पर सटायर करता हुआ है। ठीक है, गुलिवर्स ट्रैवल एक सटायर है ह्यूमन मैनकाइंड पर। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सटायर। सटायर एक टेक्निक होती है जो प्रोज या पोएट्री में वर्स में ऑथर यूज करता है, किसी फोली, किसी ड्रॉबैक को सुधारने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के तौर पर उसको यूज, टेक्निक को यूज करता है। व्हाट इज अ मेमोयर? ठीक है, मेमोयर क्या होता है? इसको एग्जैक्ट में ये फ्रेंच वर्ड है जिसको मेमुआ बोला जाता है। तो मेमोयर क्या है? लाइफ का एक पार्ट होती है, लाइफ राइटिंग में पढ़ा है इसको एमएच अब्राम्स में। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी है, तो एमएच अब्राम्स का कंप्लीट कोर्स हम करा चुके हैं, उस पर आप उसकी सभी वीडियोस देख सकते हैं लिटरेरी टर्म्स की। तो उसी में राइटिंग ऑफ लाइफ करके आपको सेक्शन मिल जाएगा। मेमोयर अ टाइप ऑफ नोवेल, ये नोवेल नहीं होता है। टाइप ऑफ पोएम भी नहीं होती है। अ टाइप ऑफ प्ले दैट इज मेंट टू बी परफॉर्म क्लोजर ड्रामा कहना चाह रहे हैं। एक ऐसी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग होती है जो फोकस करती है स्पेसिफिक टाइम और इवेंट पर इन ऑथर्स लाइफ। ये ऑटोबायोग्राफी के सिमिलर होती है, लेकिन ये मेमोरी पर बेस्ड ऑथर की लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करती है, इसी को बोला जाता है मेमोयर, जो मेमोरी पर बेस्ड होती है। ऑप्शंस में ये भी हो सकता है, ये क्वेश्चंस आया था टीजीटी 2021 में, व्हाट इज एन मेमोयर? तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू आर एंजॉइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऐसे क्वेश्चंस में इस नोट को हाईलाइट कर लिया कीजिए। क्लिंटन एबे लिखा गया था 1798 में। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, डेफोडिल्स का टाइटल है। ओड टू एन नाइटिंगेल शायद सैली की है ये। द प्रिल्यूड 1805 में आया था, 1850 में पब्लिश हुआ था। उसी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओड टू एन नाइटिंगेल किसका वर्क है आप बताइए, लेकिन वर्ड्सवर्थ का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लियर हो जाता है, हालांकि बर्ड्स पर इन्होंने भी कुछ पोएम्स लिखी है। तो फिलहाल आपको बताना है ओड टू एन नाइटिंगेल किसका वर्क है। 15, इन विच डेकेड डिड विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डेकेड पूछा गया, एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछा है। तो आपको फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एन इवनिंग वॉक, शायद उनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स था। आप बताइए क्या सही है, ठीक है, या डिस्क्रिप्टिव स्केच था। तो 1790s में, 80s में, 1800 में, 1810s में और 1820s, तो लगभग इनका करियर खत्म होने वाला था, मेजर वर्क्स लिख चुके थे। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। 1793 में इन्होंने फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम लिखा था, तो जो 1790s में आता है। तो ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम घर क्या पढ़कर गए हैं, जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टली आए, लेकिन आएगा उसके कंटेक्स्ट में ही। तो उसके आधार पर ही हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको समझना है और ऑप्शंस में देखकर बेस्ट आंसर देना है। जरूरी नहीं जो हम पढ़कर गए हैं सेम टू सेम वही आएगा। ठीक है, तो चीजों को रटना नहीं है, समझना है, उनको रिलेट करना है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है, किस संदर्भ में क्या चीज पूछी गई है। थोड़ा सा घुमा सकता है, अदरवाइज इतने क्वेश्चन उसके पास भी नहीं है। तो लेट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज नॉट कॉमनली फाउंड इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री? ऐसी कौन सी थीम है जो नहीं मिलती है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में? ठीक है, तो नेचर तो होता है,
चाइल्डहुड बचपन को भी रिप्रेजेंट करता है, इमोर्टैलिटी और देखेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन पर शायद उन्होंने नहीं लिखा, इमेजिनेशन तो उनका एक कंसेप्ट है, ठीक है। पोएट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग व्हिच टेक्स इट ओरिजिन इन ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो ऐसी कुछ डेफिनेशन जो मैं प्रीफेस टू लीगल मेडिकल में दी थी, तो इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर उनकी थीम नहीं है। हालांकि एक पोएम, एक सोनेट के अंदर उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, ठीक है। कौन सा सोनेट आप बताइए, लेकिन ये उनकी थीम नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम। वर्ड्सवर्थ की जो मोस्ट फेमस पोएम है, आपको खुद अंदाजा लगाना होगा कि कौन सी पोएम मोस्ट फेमस हो सकती है। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की, तो देखिए क्या है उसका टाइटल पूछा है, टिंटन एबे, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड पोएम इन फोर स्ट्रेंजर्स, prelude an autobiographical poem, ode intimation of immortality from recollection of early childhood। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन सभी टाइटल्स को आप नोट कर लीजिए। ये कंप्लीट टाइटल है, इनके 4 वर्क्स के। अक्सर कंप्लीट टाइटल पूछे गए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से रखा गया है। तो फिलहाल इनकी मोस्ट फेमस पोएम का टाइटल पूछा गया है, जिसका टाइटल टिंटन एबे ही है। कंप्लीट टाइटल है लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, जुलाई 13, 1798। ठीक, जुलाई है, जून है, आप जल्दी से बताइए, जुलाई है या जून है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है, तो टिक कर देते हैं। बाकी टाइटल्स आप नोट कर लीजिए। कंप्लीट टाइटल है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, अ पोएम इन फोर स्टेंजास, द प्रिल्यूड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, और इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद वर्ड्सवर्थ पोएट्री। ऐसा कौन सा फ्रेज है, इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कि वो इनकी पोएट्री के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इस नहीं पे बहुत फोकस करना होगा आपको, इसकी प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं हम। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव हर, टिंटन एबी की लाइन है, ठीक है। इसका मतलब ये है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये मैन यहाँ कैपिटल में होना चाहिए, एज पर आई थिंक मैन कैपिटल में होना चाहिए। तो इन्होंने 3 पोएम के अंदर इसको यूज किया है। आप बताइए कौन कौन सी पोएम है। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ये भी इन्हीं का ही है। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, ये भी इन्हीं का ही है। तो फिर कौन सा इनका नहीं है? ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। प्रेसियस अर्न जो ओड है कीट्स का, ये उसकी पोएम से लिया गया है, तो ये उनके प्रेस इनकी पोएट्री से रिलेटेड नहीं है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी जॉन कीट्स से रिलेट करता है। पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा भी आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। Which of the following event did not occur during Wordsworth lifetime? उनकी लाइफ टाइम में कौन सी इंसिडेंट है जो नहीं हुई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्टार्टिंग माना गया है वो 1789 माना गया है, इसको याद रखना बिल्कुल आसान है, 789। अमेरिकन रिवॉल्यूशन तो शायद 1716 18 सेंचुरी की बात है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19 सेंचुरी। नेपोलियन वॉर पैरेलल टू फ्रेंच मूवमेंट, तो व्हाट कुड बी द आंसर, आपको क्या लगता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन उनकी लाइफ में हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ है, नेपोलियन का वार भी हुआ है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन इनसे कहीं ना कहीं पहले हो चुका है, और उसमें अमेरिका आजाद भी हो गया था ब्रिटिश से। तो बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपको क्या लगता है, इसका करेक्ट आंसर यही है? ठीक है, कुछ आपको भी फाइनलाइज करना होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लाइफ टाइम को पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड वर्ड्सवर्थ नॉट लिव ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, नहीं रहे हैं? लंदन, लेक डिस्ट्रिक्ट, फ्रांस भी 2-3 विजिट है वहां पर, 2 साल के लगभग वो रहे हैं। स्कॉटलैंड उनकी 2 विजिट हुई है, 1803 और 1813, सॉरी 1813। वॉल्टर स्कॉट से उनकी मुलाकात हुई थी। वॉल्टर स्कॉट किस लिए जाने जाते हैं, जल्दी से बताइए। काफी इन्फ्लुएंस इन्होंने किया था इनको। तो फ्रांस भी वो रहे, लेकिन स्कॉटलैंड उनकी 2 विजिट रहे, वहां पर ये नहीं रहे हैं। स्टे करना, रहना, बहुत समय बिताना, इसी चीज को पूछा है। तो लेक डिस्ट्रिक्ट में तो वो रहे हैं, फ्रांस में रहे, लंदन में भी वो रहे हैं। स्कॉटलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा, कि वो अपने लाइफ टाइम में वहां नहीं रहे हैं, विजिट जरूर किया है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ वाज इंस्पायर्ड बाय द फील्ड ऑफ डैफोडिल्स, एक फ्लावर होते हैं, ही सॉ व्हाइल आउट ऑफ ए वॉक विद हर सिस्टर डोरी। कौन सी उनकी एक पोएम का टाइटल है जो उन्होंने डैफोडिल्स के खेतों को देखकर की कंपोज की थी? टिंटन एबे,
द प्रिल्यूड, आई वंडर लोनली एज क्लाउड, ओड इंटीमेशन, रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक ओड है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी। अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल सही है। यही डेफोडिल्स इसका टाइटल रखा गया था, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, 10,000 आई एट ए ग्लैंस। क्वेश्चन नंबर 22, which of these is not a major theme of paradise lost? की मेजर थीम नहीं है, नोट पे फोकस के लिए। द नेचर ऑफ गुड एंड इविल, द फॉल ऑफ मैन, ये तो मेजर थीम ही है। द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, ये भी है। पावरफुल, द पावर ऑफ टेम्पटेशन, टेम्प्ट किया जाता है। कि पैराडाइज रिगेन की भी है, पैराडाइज लॉस्ट की भी है, और मेजर थीम भी है। तो लव मेजर थीम नहीं है, हालांकि एडम ईव से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो भी वो फ्रूट खा लेते हैं उनके प्यार के खातिर, बट ये मेजर थीम नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डू यू से? व्हाट इज द थीम ऑफ मिल्टन्स लेसिडस, की क्या थीम है? की ऑफ नेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, द पावर ऑफ म्यूजिक की बात करते हैं। आपको क्या लगा, 20 का सही आंसर होगा? अगर आपने बी आंसर ठीक किया तो बिल्कुल गलत है। फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। और जल्दी से मुझे बताइए, हु इज लेसिडस इन द पोएम लेसिडस? लेसिडस जो पोएम है उसमें लेसिडस है कौन? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, मेक इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट? का एक खास कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, गुण नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स की आप स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकती है। द यूज ऑफ एलिवेटेड लैंग्वेज, हाँ ग्रैंड स्टाइल उन्होंने यूज किया है। पोर्ट्रेल ऑफ हीरोइक कैरेक्टर्स इसमें है। इंक्लूजन ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट भी है। द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट, इसका प्लॉट कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल प्लॉट है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। डी इसका हो जाएगा, क्योंकि नोट कुछ है, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन कैसा लगा जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। और कितने क्वेश्चंस आप पहले कहीं किसी और बुक्स में पढ़ चुके हैं, ये भी मुझे बताइएगा। क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं, क्वेश्चन इजी है एक्सेप्ट, क्योंकि आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, जब कोई बीज हम सो करते हैं, जमीन में रखते हैं, तो सबसे पहले वो ऊपर बढ़ता है या नीचे बढ़ता है? फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा ना, वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, फिर ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा। और कितना भी बड़ा पेड़ हो, उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए, और वो जमीन के अंदर ही होती है, तो वो फाउंडेशन यहीं पे है। आपको बेसिक कराया जा रहा है, और लेवल मॉडरेट हो जाता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम्स में कोरिलेट कर ना आए। आप ये कर सकते हैं तो वहां जरूर कर सकते हैं। फिर आपका कंपटीशन केवल अपने आप से होगा, अपनी परफॉर्मेंस से होगा, कि आप अपने टेम्परामेंट को कैसे मैनेज करते हैं उससे। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। इन हिज नरेटिव पोएम विनस एंड एडोनाइस, किसकी पोएम है ये? शेक्सपियर की है। 1593 में आई थी। ही कॉल्ड द फर्स्ट हीरो ऑफ माय इन्वेंशन, किसको रेफर किया है इन्होंने? फर्स्ट हीरो ऑफ माय इन्वेंशन इसके कवर पेज पर उन्होंने डेडिकेट किया था एलिजाबेथ को, हेनरी राइटोसली को, किंग जेम्स को। जेम्स तो बहुत बाद में आए थे, 1803 में। अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। ठीक है, डब्ल्यू एच जो रिवर्स ऑर्डर में माना जाता है, विलियम हर्बर्ट या फिर हेनरी राइटोसली, ऑप्शंस में हिसाब से बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और उम्मीद है आपका भी यही आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। द कैरेक्टर्स ऑफ डेस्टिमोना प्रेजेंट्स द थीम डैश इन ओथेलो, जो डेस्टिमोना का कैरेक्टर है, द वाइफ ऑफ ओथेलो, ठीक है, द मूर ऑफ वेनिस, एसडी है 1604 में शायद आई थी ये। तो क्या प्रेजेंट करती है? डिसलॉयल्टी, इनफिडेलिटी, फिडेलिटी, इनोसेंस। ऑप्शंस यहाँ पर है, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड एंड सेकंड, पहले देख लीजिए क्या करती है वो। डिसलॉयल्टी तो नहीं है वो, इनफिडेलिटी धोखेबाज भी नहीं है वो, फिडेलिटी वफादार है, इनोसेंट है, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ है? थर्ड एंड फोर्थ, तीस का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या आप इससे अग्री करते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, डोंट बी सरप्राइज सरप्राइज्ड। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स फॉर अबहॉर? जल्दी जल्दी देखिए, अबहॉर का सिनोनिम्स आपसे पूछा है, वोकैब का सेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर। लव, डिसलाइक, अडोर, डिस्पाइस। से यू हैव 5 सेकंड ओनली। टिक टिक, 1 2 3 4
5। ठीक है, अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल गलत है, इसका आंसर है डी। डिसलाइक किसी को ना पसंद करना होता है, उसका मतलब नफरत करना नहीं होता, हेट करना नहीं होता। डिस्पाइस इज इक्वल टू हेट, और यही अभोर करना। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर, और आपने डी दिया है, तो गुड, कीप इट अप, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कीप योर स्पिरिट हाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड? कैंडिड पिक्चर होती है कलरफुल, बिल्कुल क्लियर है। कैंडिड सब कैंडिड पर्सनैलिटी भी होती है, जो सब चीज बिल्कुल ऑब्वियस होती है, बिल्कुल हंसे मुख चेहरे वाले, बिल्कुल सब साफ 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 बोलते हैं, साफ साफ कहते हैं, घुमा फिरा कर नहीं कहते, तो टॉपिक पर स्टे रहते हैं। तो डिसीटफुल धोखेबाज, डिसोनेट बेईमान, फ्रैंक, तो फ्रैंक होते हैं इनसिंसियर। तो कैंडिड का सिनोनिम्स बिल्कुल फ्रैंक हो जाएगा, स्पष्टवादी होते हैं वो। ठीक है, सब चीज स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, ओबियस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स फॉर ग्लूमी? हाँ, इल पेंसरेसो, याद है इल पेंसरेसो? चार फ्लूड की बात की है बेन जॉनसन ने, उसमें से एक है चीयरफुल। सिनोनिम्स पूछा है, देखिए, चीयरफुल, ब्राइट, ऑप्टिमिस्टिक, मेलंकली, ये सब आशावादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड को कर रहे हैं, ग्लूमी नेगेटिव साइड, डार्कनेस को शो करते हैं, मेलंकलिक दुखी। ठीक है, तो इल पेंसरेसो जो टाइटल रखा गया है वो लैटिन से लिया गया है, लेकिन इल पेंसरेसो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से मुझे बताइए अगर आप जानते हैं। ठीक है, इल पेंसरेसो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल एलिग्रो हैप्पी मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिल पेंसेरेसो मेलनकलिक मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो मेलनकलिक कौन है उस कैरोलाइन एज में, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जॉन मिल्टन एलिग्रिकल वे में? क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट 3 का। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश स्कूल की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहीं पर आपको ये स्टडी मटेरियल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। यू में डाउनलोड, यू में यूज इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं तो अपनी डायरी में इसको नोट कर लीजिएगा, साथ साथ आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। इफ यू वांट सम थ्योरी क्लासेस ऑन एमएच अब्राहम्स देन यू कैन ज्वाइन। एक बहुत चीप वे में आपको एमएच अब्राहम का कंप्लीट कोर्स एमसीक्यूज के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, कोर्स अभी कंप्लीट नहीं है, उसमें वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती है, साथ साथ आप टीजीटी इंग्लिश का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स ऑफ एसेंट्रिक? है ना, ये लोग होते हैं ना जो की बात नहीं करते, सन की जो होते हैं। एसेंट्रिक का सिनोनिम्स पूछा है, कन्वेंशनल, नॉर्मल हो गया, अनकन्वेंशनल जो कन्वेंशनल नहीं है, रेगुलर, ऑर्डिनरी। तो इसमें एक ही चीज नजर आ रही है, अनकन्वेंशनल, स्ट्रेंज, एसेंट्रिक, खिसका हुआ, पागल, मैड, इंसेन, हाफ इंसेन, क्या कहेंगे? एसेंट्रिक पर्सनैलिटी है, डिसऑर्डर हो चुका है, तो अनकन्वेंशनल हुआ, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन। जल्दी से अपना स्कोर शेयर कीजिए, आउट ऑफ 30 व्हाट इज योर स्कोर? ठीक है, अगर ये 25 26 अबव है then you are on the right track, you have 90% possibilities of your selection in this vacancies। हालांकि वैकेंसीज बढ़कर आएगी, you have more potential। okay, good night everyone।